देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग फ्लूइड की मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्लूइड मतलब फ्लोइंग मैटर। और फ्लोइंग मैटर तो खैर लिक्विड हो ही गया, लेकिन जैसे गैस भी फ्लोइंग मैटर होता है, लेकिन विशेष रूप से हम लोग यहाँ पे लिक्विड पे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं, मतलब गैसियस जो इसका स्टेट होता है और लिक्विड स्टेट जो होता है मैटर का, उसमें कई चीज़ों की समानता होती है। लेकिन फिर भी इस समय हम लोग लिक्विड को लेकर चल रहे हैं, उसकी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में बेसिकली सबसे पहले बात आती है, दो तरीके की मैकेनिक्स पढ़नी है इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में। एक तो हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, नाम ही हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब रुका हुआ लिक्विड, पानी। जैसे पानी आप ले लें तो रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में है। और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में मूविंग है, तो उसमें फ्लो हो रहा होगा, तो उसकी मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो अभी हम लोग स्टैटिक कंडीशन की मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, स्टैटिक का मतलब है इक्विलिब्रियम, है ना। स्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है। तो चूंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि फोर्स की, कि लिक्विड जो है वो किस तरीके का फोर्स लगा रहा है। तो सॉलिड और लिक्विड के फोर्स लगाने के तरीके में फर्क होता है। सॉलिड जो है रिजिड है, वो अगर फोर्स लगाएगा तो एक पर्टिकुलर जगह पे लगाएगा। मान लें कोई बॉडी ऐसे रख दें तो फोर्स कहीं कंसंट्रेटेड फोर्स ऐसे पड़ रहा होगा। लेकिन लिक्विड में चूंकि फ्लोइंग होता है ना, तो वो फ्लो करके हर तरफ अपने फोर्स को क्रिएट कर देता है। कि जैसे मान लें लिक्विड में एक जगह आप दबाव बनाओगे तो फैलेगा, फ्लो करेगा, तो फ्लो करके वो हर जगह अपना प्रेशर जो है पहुंचा देगा। तो फ्लोइंग होने के कारण जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है बड़ी स्पेशल सी होती हैं। तो उसी पे डिस्कशन है, देखें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स यानी कि प्रेशर, भाई फोर्स से क्रिएटेड प्रेशर, उसको डिस्कस करते हैं कि लिक्विड जो है कैसे प्रेशर क्रिएट करता है, उसका एक्सप्रेशन क्या आता है। बहुत यूजफुल बात है ये। देखें एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड इस लेवल तक भरा हुआ है, यहाँ तक, और इसमें हम जो है प्रेशर फाइंड करने जा रहे हैं। प्रेशर बाई अ लिक्विड एट सर्टेन लेवल। तो एक लेवल यहाँ पे बनाते हैं, उस पर प्रेशर हम डिफाइन कर रहे हैं। ये देखें एक लेवल क्रिएट की, और ये लेवल का डेप्थ जो है टॉप से ये h है। तो यहाँ से इस लेवल से फ्लूइड की हाइट जो है h है। अब प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें फोर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्स आएगा कहाँ से, इस लेवल पे फोर्स कहाँ से क्रिएट होगा। भाई इतने लिक्विड का वेट जो होगा वही तो फोर्स क्रिएट करेगा। तो वेट कैसे मेजर करें, तो एक काम करते हैं इसके लिए, एक एज्यूम करते हैं एक सिलिंड्रिकल इसका वॉल्यूम, इतना लिक्विड, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का लिक्विड यहाँ एज्यूम करते हैं जिसकी हाइट h है, और ये इसका वेट W। अच्छा ये W वेट है, इस वेट से इस इतने ही सिलेंडर का ले रहे हैं, और इससे यहाँ पे इस सरफेस पे जो सिलेंडर का ये बॉटम है, इस पे जो है एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा इस वेट के कारण। अगर इसका एरिया A है तो हम प्रेशर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन वेट अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। अच्छा अब चलें इसको फाइंड करने के लिए जरा वेट हम सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं। तो वेट कैसे रखेंगे, तो वेट होगा mg, m इंटू जी, और मास कैसे आएगा, मास आएगा इसका वॉल्यूम और लिक्विड की डेंसिटी, मतलब उतने पार्ट का वॉल्यूम और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा। आप देखो a इंटू एच वॉल्यूम है, एरिया एंड हाइट, इनका मल्टीप्लीकेशन वॉल्यूम हो गया ये। फिर डेंसिटी से और मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया। ठीक, फिर जी से मल्टीप्लाई किया, ये देखें वेट हो गया, एरिया से डिवाइड कर दिया। अब ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो ए कैंसिल होगा तो रिजल्ट आ जाएगा एच रो जी। इसको आप याद कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हमेशा यूज होता रहेगा जब भी लिक्विड के प्रेशर की बात आएगी। एच रो जी, एच इज दी हाइट, रो डेंसिटी है लिक्विड की, और जी तो कोई बात ही नहीं, आप जानते ही हो। तो यहाँ से प्रेशर ऐसे फाइंड कर लेंगे। और सबसे एक बड़ी खास बात है यहाँ पे कि डिपेंडेंसी आप देखो प्रेशर की सिर्फ एच पे है कि नहीं। डेंसिटी तो खैर प्रॉपर्टी हुई लिक्विड की, उसके अलावा बस एक क्वांटिटी है एच, कितने डेप्थ पे आप प्रेशर निकाल लो, टॉप से कितने डेप्थ पे, है ना। तो टॉप लेवल जो है उससे कितने डेप्थ पे, उसी पे डिपेंडेंसी है। इसीलिए यहाँ ये देखें, ये तो डेंसिटी हो गई डिफाइंड, और यहाँ पे ये जो H है होने के कारण एक चीज़ और कहेंगे हम, कि चाहे आप यहाँ पे प्रेशर नापो, चाहे इस जगह पे नापो, इस लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम आएगा। तो एक प्रेशर तो आपने फाइंड कर लिया। अब यहीं से एक प्रॉपर्टी और डिफाइंड होती है लिक्विड की, वो ये है कि प्रेशर एवरीवेयर एट सेम लेवल इज इक्वल इन सेम लिक्विड एंड इक्वल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, तो प्रेशर एवरीवेयर एट सेम लेवल इज इक्वल इन सेम लिक्विड एंड इक्वल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। क्या मतलब है कहने का, देखें
कि एक लीवर ले रहे हैं हम लोग और इस पे हम लोग प्रेशर नापा, तो जैसे मान लें एच डेप्थ पे हम लोगों ने अभी प्रेशर फाइंड किया है P। इसमें ये कहने का मतलब है कि यहाँ से हमने ये तो P फाइंड कर लिया, जानते हैं नीचे से भी इस पॉइंट पे P ही प्रेशर लगेगा। लिखा हुआ है कि प्रेशर एवरीवेयर एट सेम लेवल इज इक्वल, ये तो ठीक हो गया, सब एच पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात, इक्वल इन सेम लिक्विड, लिक्विड सेम होना चाहिए एंड इक्वल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। इधर से जितना प्रेशर उतना ही प्रेशर इधर से लिक्विड का। ये क्यों? उसका रीजन साफ सा है कि चूंकि ये फ्लोइंग मैटर है, अगर आप सिर्फ एक तरफ से प्रेशर एज्यूम करोगे तो स्पष्ट है कि इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा, है ना। और लिक्विड क्या करता है, लिक्विड चूंकि फ्लोइंग है तो अगर इधर से प्रेशर हुआ उधर प्रेशर नहीं मिला तो फ्लो कर जाएगा। जिधर प्रेशर लो होता है लिक्विड का फ्लो अपने आप उधर होने लगता है, सॉलिड का नहीं होता है, सॉलिड रिजिड है, लेकिन लिक्विड का फ्लो होने लगता है। कहीं प्रेशर अगर डिफरेंस हुआ, यहाँ प्रेशर कम हुआ या यहाँ कम हुआ तो उधर ही लिक्विड का फ्लो हो जाएगा। लिक्विड का फ्लो हो नहीं रहा है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है। स्टैटिक का मतलब इक्विलिब्रियम, रुका हुआ, इसका मतलब यहाँ जो भी मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नीचे से भी उतना ही प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा तभी तो बैलेंस होगा। तो अपने आप लिक्विड क्या करता है, सेम लेवल पे हर डायरेक्शन से सेम प्रेशर क्रिएट कर देता है। ये सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो फ्लोइंग है, वो एडजस्ट कर लेता है घूम फिर के। लिक्विड इधर उधर घूम फिर के जहां जहां प्रेशर की कमी है वो सब जगह प्रेशर को पूरा कर लेता है और सब जगह इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेता है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और यही नहीं, ये प्रेशर इधर ही से नहीं, हर तरफ से सेम, इधर से भी इतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा, उधर से भी इतना ही क्रिएट करेगा, हर तरफ से प्रेशर समान होगा। ये खास बात होती है। और देखें यहाँ पे और जगह पे प्रेशर कहें, यहाँ भी प्रेशर वही होगा, ठीक। कहीं भी आप बात करोगे यहाँ प्रेशर वही होगा। इवन ये देखें यहाँ पे अगर कंटेनर की वॉल की बात करें, जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस पर भी उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा। आप खुद देखो यहाँ प्रेशर कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रहा है लिक्विड इस डायरेक्शन में। आप जैसे ही एक होल करो लिक्विड बाहर आने लगेगा। क्यों आने लगता है भाई, जहां होल किया आपने प्रेशर जो है ड्रॉप करवा दिया, वहां प्रेशर ड्रॉप हो गया। ऐसे ऐसे कैसे समझ रहा है, ऐसे ये हो रहा है एक्शन रिएक्शन वाले केस है। इधर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वॉल जो है यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है उसे, तो संभाले हुए वॉल। लेकिन अभी आप यहाँ होल कर दें, हटा दें वहां से वॉल, तो फ्लो होगा ना। तो फ्लो होने का क्या मतलब है, उधर से प्रेशर है तो ये ऐसे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हर जगह एक ही लेवल पे हर तरफ से प्रेशर समान होता है। लेकिन एक चीज और है, कंडीशन है लिक्विड सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से इतना पार्ट लिक्विड का अलग है और इतना अलग है, तब फर्क पड़ जाएगा, है ना। हम लोग अभी यूनिफॉर्म लिक्विड की बात करेंगे। यूनिफॉर्मिटी अगर होगी तो ये कंडीशन होल्ड करती है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फोर्स बाय द लिक्विड एट कंटेनर्स वॉल। अब देखें, अगर कंटेनर वॉल पे लिक्विड जो है प्रेशर लगा रहा है तो प्रेशर का मतलब वो फोर्स क्रिएट कर रहा है। चले अगर मान लें हम इस कंटेनर वॉल पे लगने वाला फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो फोर्स कैसे मिलता है, आप फोर्स जानते हो, प्रेशर को अगर एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आएगा। तो इसमें है क्या, इस कंटेनर की वॉल पे फोर्स निकालने के लिए आप जरा ध्यान दो, प्रेशर वेरी कर रहा है। असल में देखें यहाँ पे प्रेशर चाहिए और एरिया हम ये ले लेंगे कंटेनर की वॉल का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन प्रेशर कितना हो। अब देखा जाए तो चूंकि प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंडेंट है ऐसे, तो यहाँ इस टॉप लेवल पे तो प्रेशर 0 हो गया और प्रेशर यहाँ पे नीचे जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए h डेप्थ है तो प्रेशर यहाँ पे h रो जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर वेरी कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें प्रेशर का एवरेज लेना पड़ेगा? नहीं, वेरिएशन नहीं है, प्रेशर तो चाहिए ना। तो यहाँ से एक ये देखें, एक ये सरफेस ड्रॉ की गई है सिर्फ इस बात को इंडिकेट करने की, इसे बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन प्लेन। ये शो करता है कि प्रेशर किस तरीके से वेरी कर रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, सिर्फ इस बात का अंदाजा देने के लिए कि प्रेशर यहाँ से 0 से शुरू होगा। देखें ये लोकस जो है ना, ये बताएगा आपको प्रेशर का वेरिएशन। प्रेशर ऐसे लीनियरली बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लें हमें अगर फोर्स निकालना है तो पहले एवरेज प्रेशर निकालना पड़ेगा ना। तो एवरेज प्रेशर क्या होगा, ये 0 को और इससे जोड़ के ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 + h rho g अपॉन 2, ठीक। और ये हो जाएगा h rho g by 2। अब फोर्स अगर निकालना है, ये वाला फोर्स जो है, तो इसके लिए फिर प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स आएगा। तो F = ये देखें यहाँ पे ये आ गया क्या, प्रेशर, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो फोर्स आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इधर से फोर्स निकालने के लिए आपको एवरेज लेना पड़ेगा। अगर मान लें बॉटम पे फोर्स पूछ लें तो एवरेज नहीं लेना है। फिर यहां तो पूरा इस लेवल पे एक ही कांस्टेंट प्रेशर है, तो एच रो जी लें और बॉटम का जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई करें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये जो एरिया होता है ये एरिया प्रोजेक्टेड एरिया कहलाता है। अब प्रोजेक्टेड एरिया से क्या मतलब है, देखें अभी ये कंटेनर जो है वो क्यूबाइडल है या जैसा भी आप समझ लें, प्लेन सरफेस से बने हुए इसके साइड्स हैं, मतलब है ना सरफेस जो है। अब ये प्लेन है तो एरिया नापना तो आसान हो गया, लेकिन ये कंटेनर जो और भी शेप का हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कर्व्ड सरफेस हो जाए तब एरिया कैसे लेंगे? तो कर्व्ड सरफेस में वो सरफेस एरिया नहीं लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। वही यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है। मैं डिफाइन करता हूँ प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है। प्रेशर फाइंड करने, प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करके जो फोर्स होता है या फोर्स प्रेशर को संबंधित करने वाला जो एरिया होता है वो सरफेस एरिया नहीं होता है, वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है। क्या मतलब हुआ जरा देखें। जैसे मान लें एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस पे ये फोर्स लगा दिया गया और हमें अब यहाँ पे ये एरिया दिया हुआ है, प्रेशर डिफाइन करना है। तो प्रेशर के लिए ये नहीं करिएगा कि इस फोर्स को सीधे इस एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा। हमेशा याद रखिए जो एरिया लिया जाता है वो फोर्स के दिशा के परपेंडिकुलर होता है। मतलब एरिया ऐसे तो फोर्स ऐसे। अब एरिया ऐसा हो गया तिरछा तो ये नहीं लेना है, फिर आपको परपेंडिकुलर एरिया से क्या मतलब, इसका कंपोनेंट करें। तो इस एरिया का कंपोनेंट देखें, एक ऐसा कंपोनेंट जो इस फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो यूज आपको ये करना है प्रेशर फाइंड करना है। तो इसी एरिया को प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। अब प्रोजेक्टेड एरिया आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, आप देखो कि जैसे मान लें एक तरह का शेडो हो गया, मान लो ऊपर से एक आप सोर्स, लाइट सोर्स आप जला दो ऐसे, है ना, और कोई भी शेप की बॉडी यहाँ रखो, तो उसका जो वर्टिकल से ये लाइट पड़ रही उसका जो शेडो बनेगा यहाँ, वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है। जैसे मान लें हम, ये पता चलने लगा शेडो, जैसे यहाँ से वर्टिकल लाइट आप गिराएंगे तो ये शेडो बनेगा ऐसे। तो मान लें जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर, उसका शेडो कैसा बनेगा, सर्किल। शेडो तो 2 डायमेंशनल होगा ना, सर्किल। अब जैसे क्यूब है, क्यूब आप रखेंगे तो उसका कैसा से बना, स्क्वायर। क्यूबॉइड है तो रेक्टेंगल, वही है शेड, वही प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लें अब ये प्रेशर फाइंड करने के लिए प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। अब मैं ये कह रहा था कि वो जो कंटेनर हो सकता है वो सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। तो मान लें जैसे सिलिंड्रिकल कंटेनर हो और इसमें आपको फोर्स डिफाइन करना हो, तो फोर्स डिफाइन करने में फिर ये कर्व्ड एरिया नहीं लेंगे, बल्कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे होगा। ये देखिए, ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा रेक्टेंगुलर, इसको आप लोगे। अब इसके डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशन क्लियर है, ये हाइट हो गई और ये डायमीटर हो गया। हाइट और डायमीटर को मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया आ जाएगा, इसको यूज कर लें। ये है प्रोजेक्टेड एरिया। ऐसे ही अगर मान लें स्फीयर है, स्फीयर में फोर्स निकालना है तो प्रोजेक्टेड एरिया ये सर्कुलर हो जाएगा ऐसे, पाई आर स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये लेके आपको फाइंड करना होगा जरूरत पड़े तो। बाकी कोई स्पेशल बात नहीं है। प्रेशर आपने लिया एवरेज करके और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक, पॉइंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे। वो तो फोर्स की बात कर ली हम लोगों ने, प्रेशर और फोर्स डिफाइन कर लिया। अब आती है बात यहाँ पे पॉइंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पॉइंट फोर्स आपको याद है, जब किसी लिक्विड में, फ्लोइंग मैटर में आप किसी बॉडी को डिप करते हो तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है उस बॉडी को हटाने की। एक बॉल है, रबर की बॉल है, आप उसे पानी में डुबोने की कोशिश करो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड जो उसे हमेशा ऊपर की तरफ धकेलेगा। आप लकड़ी है, लकड़ी का गुटका है, वुड का, उसे पानी में डुबोने की कोशिश करो, देखो प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा आपको। उसे ग्राइंड क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन सिंपल सा है कि लिक्विड जो है, लिक्विड फ्लोइंग है। अब उसकी प्रॉपर्टी जो है फ्लो करने की है। तो एक चीज आपने सीखा ही है कि कोई भी सिस्टम अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना चाहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो लोएस्ट, वो वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है ना, टेंडेंसी होती है उसकी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में अपने को। तो आप जरा सा विजुलाइज करो इस बात को। मान लो कोई कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, और उसमें एक इतना बड़ा बॉल,
आप उसमें डिप कर रहे हो, तो आप डुबोगे तो बॉल जो है अपनी जगह बनाएगा, तो पानी को हटाएगा। अब पानी का लेवल क्या होगा, इस साइड में ऊपर जाने लगेगा। अब ये बताएं वो पानी ऊपर जाना चाहता है क्या? आपको फोर्स क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पानी ऊपर नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? उससे क्या हो रहा है कि वो सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। उससे पानी जब ऊपर उठ रहा है तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। अच्छा, पोटेंशियल उसका बढ़ रहा है, अब चूंकि उसमें एबिलिटी है वापस आने की, तो वो कोशिश करता रहेगा। अब जैसे मान लें एक टेबल पे उठा के सॉलिड बॉडी रख दो ऐसे, वो भी नहीं चाहता है कि आप उसकी पोटेंशियल जो है बढ़ाओ। उसे रख दिया आपने टेबल पे, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, पड़ा रहेगा। लेकिन पानी तो नहीं ना, पानी एक गिलास उठाओ ऐसे और टेबल पे ऐसे डाल दो, वो क्या करेगा, पूरा बह के नीचे ही गिरेगा, क्योंकि वो फ्लोइंग है, वो कर सकता है ना, वो कर सकता है। इसलिए वो हमेशा कोशिश करेगा क्या, वापस आने की। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा मैटर जो है वो क्या करेगा, वो विरोध करेगा इस चीज का, रेजिस्ट करेगा कि नहीं हम पोटेंशियल नहीं बढ़ाना चाहते हैं अपना। आप क्यों इस बॉल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, हमारे क्षेत्र में इंक्रोचमेंट हो रहा है ना, हमारे एरिया में इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो विरोधी है, करेगा, कर सकता है इसलिए कर रहा है। तो क्या होगा कि वो हमेशा कोशिश करेगा, ये ऊपर चढ़ रहा है नहीं इधर से, हमेशा वापस आने की कोशिश करेगा। और वापस आने की कोशिश में है ना वो फोर्स क्रिएट करेगा। कैसे? बॉल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। नहीं, वो जो ऑक्युपाइड एरिया है ना, वो हम फिर वापस चाहते हैं, तो बॉल बाहर निकलो। तो आप ये बताओ, वो बाहर निकालने के लिए फोर्स नहीं करेगा। वही फोर्स जो होता है उसी को पॉइंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन क्यों बोलते हैं? ऊपर आप ऐसे उसे डिबो रहे हो, ऊपर की तरफ लग रहा है वो। अच्छा, वो कैसे लगा रहा होगा, जरा आप विजुलाइज करो। वो कैसे लगा? उसके हाथ पांव है क्या? ये ढकेल लगा, ऐसे धक्का लगा है? नहीं, वो कैसे करेगा? उसका एक ही तरीका है, अपने वेट से, अपने वेट से करेगा। ऐसे जैसे ऊपर उठा, तो जितना लिक्विड ऊपर उठा है वो वापस जाने के लिए अपने वेट से ही दबाव बनाएगा। अच्छा, क्योंकि ये फ्लोइंग है, तो फ्लोइंग है तो प्रेशर वो किधर से भी क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये वेट है तो सिर्फ डाउनवर्ड ही प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अभी आपने पढ़ा कि उस प्रेशर से अपवर्ड प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। तो क्या करता है, इधर वाला लिक्विड जो कोशिश करता है नीचे आने की, और ऐसे प्रेशर क्रिएट कर देता है, फ्लो करता हुआ, तो बॉल को बाहर ढकेलता है। अब आप ये बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ गया। आप देखो कि कौन विरोधी है, रजिस्ट कौन कर रहा है? पूरा लिक्विड नहीं, कौन सा लिक्विड जिसे हटाया गया? किससे कर रहा है वो? अपने वेट से। अपने वेट से क्या कर रहा है वो? बाइंड फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो क्लियर है, बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा? वेट के बराबर। कौन से वेट के बराबर? उसी लिक्विड के जिसे हटाया गया। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसी को यहां दिखाया जा रहा है। देखो यहां पे एक लिक्विड, एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड ऐसे रखा है। अब इसको जब हम डुबोएंगे, है ना, आप देखो तो स्थिति ये होगी, ये ऊपर लेवल जा रहा है ना। अब यही नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहता लिक्विड, है ना, ये ऊपर जैसे गया ना, ये अब ये उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि यही जितना ये बढ़ा हुआ लिक्विड है, यही इफेक्ट डाले, इसी का वेट इतने का क्या करेगा, ऐसे फोर्स क्रिएट, फ्लोइंग है ना, ऐसे फोर्स क्रिएट कर, आप थ्रस्ट क्रिएट करेगा। यही पॉइंट फोर्स होता है। तो यही है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ना, इसे डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलेंगे, इतना वॉल्यूम का होगा ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्रिएट्स अ थर्स्ट टू पुश द बॉडी अप। यही पॉइंट फोर्स होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब इसे नापना भी तो है पॉइंट फोर्स को, अब कोई मुश्किल नहीं है नापना। अभी हम लोग देख लेते हैं इसे कैसे। देखिए, नापने के लिए ये करेंगे कि हम देखें, ये प्रेशर फाइंड करेंगे। क्यों? इसी प्रेशर के जरिए तो ये अपथ्रस्ट लगा रहा है। अच्छा, अब ये प्रेशर फाइंड करने में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, चाहे ऊपर से नापे चाहे नीचे से ऐसे नापे, ये इसी डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये h डेप्थ ले लें, प्रेशर कितना हो गया, h रो जी। अच्छा, अगर अपथ्रस्ट निकालना है ना, तो अपथ्रस्ट u से, u वही पॉइंट फोर्स है, तो u जो है क्या होगा, u कुछ और नहीं है, इसी प्रेशर से क्रिएटेड फोर्स है। तो आपको क्या करना होगा, ये एरिया लेना होगा और इस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो अब थ्रस्ट आ जाएगा। तो अब थ्रस्ट इज यू इज पी इंटू ए। अच्छा, पी कितना हो जाएगा, एच रो जी। तो ये पी हो गया एच रो जी, और ए से आप मल्टीप्लाई कर दो इसे। ठीक है, ए से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो अब देखिए आएगा क्या। जरा इसे ऐसे देखते हैं,
अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे आ रहा है देखें, ये तो अब्स्ट्रैक्ट हो गया ना पॉइंट फोर्स। अब इसे आप रीअरेंज करो, H को A के साथ ले जाओ, ये क्या हो गया बताएं? वॉल्यूम हुआ, कौन सा वॉल्यूम बताएं? पूरे का, पूरे बॉडी का। हाँ यस, देखें ये हाइट और ये एरिया, तो इतना वॉल्यूम हुआ नहीं है, सिर्फ इतना वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम जो है बेसिकली उसको हमने लिखा है ये V। तो ये V वो वॉल्यूम है, देखें लिख के आ रहा है ये वाला है ना, ये V, ये V जो आ रहा है ये H इंटू ए V लिखा, ये इतना वॉल्यूम, ये देखिए ये वॉल्यूम है द इमर्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, है ना, द इमर्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मतलब ये हुआ इस बॉडी का वो पार्ट जो इमर्स्ड है, डूबा हुआ जितना हिस्सा, तो इमर्स पार्ट का वॉल्यूम निकाल लो बॉडी का, या ये कह सकते हो कि ये वही वॉल्यूम है जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया। दोनों तरीके से बोला जा सकता है ना, इमर्स वॉल्यूम बोले बॉडी का या फिर डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, वही हो गया ये। अब यहीं से वो बाइंड फोर्स आ गया। अच्छा, अब बाइंड फोर्स आगे अगर लिखे तो मास के टर्म्स में लिखेंगे, तो अगर ये V और रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास आएगा, ये किसका आएगा बताएं? भाई लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है, और लिक्विड का वो वाला वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस किया गया है, तो ये मास किसका हुआ? उस लिक्विड का जिसे डिस्प्लेस किया गया है ना, तो वो मास हो गया। तो ये वेट किसका हो गया? उसी लिक्विड का जिसे डिस्प्लेस किया गया है, और यही है पॉइंट फोर्स के बराबर, और यही प्रूफ किया था आर्किमिडीज ने। क्लियर? प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया, मैथमेटिकली भी देख लिया। अच्छा, अब फायदा ये होगा यहाँ पे कि यहाँ से जानते हैं ये बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। इससे आगे का जो डिस्कशन में बता दूं हम लोग का मकसद क्या है यहाँ पे देखें। असल में ये जो फॉर्मूला होता है ये इसलिए यूजफुल हो जाता है कि ये वहां पे बहुत उपयोगी होगा जब हमें किसी बॉडी की डेंसिटी निकालनी होगी, किसी लिक्विड की किसी बॉडी की डेंसिटी निकालनी होगी, या उसका वॉल्यूम निकालना होगा। अच्छा, डेंसिटी आमतौर पे जैसे मालूम है तो ठीक है, नहीं तो कोई नया मैटर आपको दे दिया गया और उसका आपसे डेंसिटी पूछ लिया गया, तो डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं? बड़ा आसान है डेंसिटी फाइंड करना इसके हेल्प से। वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम दो तरीका होता है फाइंड करने का किसी बॉडी का, एक तो उसके डायमेंशन से, लेकिन वो रेगुलर शेप की बॉडी हुई तो वॉल्यूम आप बता दोगे, जैसे सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आपको मालूम होता है, स्फीयर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होता है। लेकिन इर्रेगुलर शेप की बॉडी हो तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? यहाँ से बड़ी आसानी से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ तक हो जाता है कि अभी आज देखोगे आपकी कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें मिक्स किया गया है, जैसे मान ले दो मेटल को मिक्स कर दिया गया, या इम्प्योरिटी कह दें, जैसे गोल्ड में कॉपर मिला दिया तो कॉपर वो गोल्ड जो है इम्प्योर हो गया, तो आप ये तक पता लगा सकते हो कि कितनी इम्प्योरिटी मिलाई गई है उसमें, उस गोल्ड में कितना कॉपर मिलाया गया है। या कोई सॉलिड होती है बॉडी, मान ली स्टील का कोई बॉल है, उसके अंदर कोई कैविटी है जो दिख नहीं रही है, एयर आ गई अंदर, बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदर कोई कैविटी है, आप पता लगा सकते हो कि कैविटी है कि नहीं, वॉल्यूम कितना है। मतलब बड़ी आश्चर्यजनक चीजें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्यों? देखें आगे चल के ये चीजें मैं फाइंड करनी होंगी तो ये मालूम होगा। अच्छा, चूंकि ये फोर्स है तो फोर्स जो है हम एक्सटर्नल तरीके से नाप सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से, अभी मैं सिखाते हैं, बहुत आसान तरीका है, हम पॉइंट फोर्स को एक्सटर्नली नाप लें, वेइंग मशीन के जरिए या स्प्रिंग बैलेंस के जरिए बड़ी आसानी से नापा जा सकता है। तो अगर ये एक्सटर्नली हम फाइंड कर लें कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से, हैं ये फाइंड कर लें, तो हम लोग ये आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो यही है आज के टॉपिक में डिस्कशन, काफी हद तक ये चलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो केसेस अभी उठाते हैं हम लोग वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट फोर्स कुछ और केसेस में हम लोग फाइंड करते हैं। Point force on a body immersed in two immiscible liquid। अगर दो immiscible liquid है, जैसे दो आपस में मिक्स ना हो रहे हो, तो पॉइंट फोर्स निकालना। ठीक है, पॉइंट फोर्स निकालना कैसे? दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, उनमें एक बॉडी को ऐसे इमर्स कर दिया गया। अब देखें, इसमें आप देखेंगे इस बॉडी में कि ये बॉडी का एक हिस्सा नीचे वाले लिक्विड में और एक ऊपर वाला। एक चीज पहले ये इंट्रोड्यूस करा दें आपको कि इसमें ऐसे डुबोने पे, जैसे मान लें एक हिस्सा H1 हाइट का इनसाइड जा रहा है, एक H2 हाइट का दूसरे लिक्विड में रह रहा है, ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, चले कोई बात नहीं, डेंसिटी ρ1 और ρ2 ये सब डिफाइन कर दिया। ये कितना वॉल्यूम इसमें इमर्स है, कितना इसमें इमर्स है। ठीक है, डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं लिक्विड की भी और सॉलिड की भी। एक चीज आप जान लें यहाँ पे कि ये अवस्था तब हो सकती है जब इनके लिक्विड, इनके डेंसिटी में एक प्रॉपर संबंध हो। कैसे?
जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे होगा, ये आप जानते हो ना। तो इसका मतलब है कि ये लिक्विड भारी है ना, सबसे नीचे है, तो ρ1 सबसे ज्यादा डेंसिटी रख रहा होगा, ये हल्का होगा इसके कंपैरिजन में ये हल्का होगा, तो ρ2 ρ1 से कम होगा, जो हल्का लिक्विड होता है ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब इस बॉडी का अगर बात करें तो इस बॉडी की जो डेंसिटी होगी जिसमें ये बॉडी डूब रही है उसमें, जिसमें फ्लोट कर रही है, जिसमें डूब रही है उसमें देखें ये बॉडी इसमें फ्लोट कर रही है ना, इसमें ऐसे रखा ना, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, आप पानी में रखो तो ऊपर तैरेगा, तो ये डेंसिटी जो इसकी जो डेंसिटी होगी वो इससे कम होगी, लेकिन इसमें ये डूब गई है, जैसे स्टील जो है पानी में डूब जाता है, ठीक है, तो इसमें ये डूब गई है बॉडी, तो इसकी डेंसिटी है ना इससे ज्यादा होगी। अगर ये फ्लोटिंग होती, इसकी डेंसिटी इससे भी कम होती है, अगर मान लें ρ2 से भी, तो जानते हैं यहाँ होता ही नहीं है, ये ऊपर होता है, अंदर जाते ही नहीं, इसका मतलब है ये बॉडी इसमें डूब गई है पहले लिक्विड में, तो उससे भारी हो गई, लेकिन दूसरे लिक्विड में नहीं डूबी है। अगर मान ली ये बॉडी इससे भी भारी होती तो बिल्कुल नीचे चली जाती। डेंसिटी में संबंध समझ में आ गया? तो डेंसिटी में ये संबंध होगा ρ1 सबसे ज्यादा, ठीक है, और ρs बीच में आएगा, और सबसे कम ρ2। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ऐसा 1-2 बार आ चुका है, उसे हम दिखेंगे अभी फिलहाल, तो वो अभी कंपैरिजन में तो ये हो गया। अब आती है बात, हमने कहा था ये बाइंड फोर्स निकालने की, तो अब इस केस में अगर बाइंड फोर्स आप निकाल रहे हो तो बाइंड फोर्स 2 होंगे, है ना, कैसे, एक U1 और एक U2। कौन कौन सा? बाइंड फोर्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की या लिक्विड की? लिक्विड की होती है ना, तो लिक्विड अगर भारी है तो ज्यादा बाइंड फोर्स क्रिएट करेगा, हल्का है तो कम बाइंड फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि बाइंड फोर्स के एक्सप्रेशन में आप देखो डेंसिटी कौन सी आती है, लिक्विड वाली। तो यार ये जो है ये अपना बाइंड फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, ये वाला लिक्विड इतने हिस्से पे, और ये इतने हिस्से पे अपना बाइंड फोर्स क्रिएट कर रहा होगा लिक्विड, किस हिसाब से, जिसका जितना लिक्विड हटाया गया है पार्ट वॉल्यूम उतना वो विरोधी होगा, तो ये इतने वॉल्यूम के लिए रेजिस्ट करेगा और ये इतने वॉल्यूम के रेजिस्ट करेगा, तो दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दो, टोटल बाइंड फोर्स आ जाएगा, ठीक। तो जैसे U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, अब बताएं U1 क्या लिखें, ओके, V1 ρ1 G, ठीक है, V1 ρ1 G, और इसमें V2 ρ2 G बाइंड फोर्स है। अगर आप चाहो तो अगर एरिया दिया हो तो आप फिर वॉल्यूम के डायमेंशंस भी लिख सकते हो, मतलब हाइट और एरिया के टर्म्स में जरूरत पड़ेगी, अभी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये होता है बाइंड फोर्स का एक्सप्रेशन। और एक चीज बता दें कि एक यहाँ पे एक मैकेनिक्स अपने आप चल रही है, वो कि चूंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये बाइंड फोर्स किससे बैलेंस हो रहा होगा, वेट से, बॉडी के वेट से बैलेंस हो रहा होगा। अगर आपको बाहर से निकालना है एक्सटर्नली बाइंड फोर्स तो आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे बाइंड फोर्स निकालने का क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आएगा डेंसिटी निकालने का, वॉल्यूम निकालने का, ऐसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बाइंड फोर्स एक्सटर्नली फाइंड किया जा सकता है। तो अगर बाइंड फोर्स अगर आप चाहो तो इसके वेट के बराबर रख सकते हो, डेंसिटी मालूम है, इसका वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम कितना होगा बताएं, V1 प्लस V2, डेंसिटी मालूम है, तो बॉडी का वेट तो वैसे ही मालूम है, या बाहर से तौल लो बॉडी को किसी भी डिवाइस के जरिए, बाहर से वे कर ले उसे, इसे रख दिया, अब इसमें कोई क्वांटिटी होगी तो पूछ लेगा वो, आप बता सकते हो, ऐसे होता है, ठीक। ये क्वेश्चन रीजन का है कि a jar is filled with 2 non-mixing liquids 1 and 2 having densities ρ1 and ρ2 respectively. A solid ball made of material of density ρ3, है ना, ये बीच में है, is dropped in the jar. It comes to equilibrium in the position shown in the figure. ये equilibrium में है. Which of the following is true for ρ1, ρ2 and ρ3? क्लियर है ना, ρ2 सबसे ज्यादा है ना ये, और ρ1 सबसे कम, यही हो गया डी वाला, है ना, सबसे ऊपर है तो ये सबसे कम हो गया, क्लियर है ये बात। और ये बॉडी का बीच में आएगा, ठीक है, ये भी देखें मिलेगा। A ball is made of material of density ρ, where ρ oil, ρ and ρ water, ये कंपैरिजन दिया, ऑयल का सबसे कम है डेंसिटी, वाटर का सबसे ज्यादा है, और बॉडी की डेंसिटी जो बीच में है, तो ये सब दिया है। द ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल इफ द एवर बॉल इज इन इक्विलिब्रियम इन अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑयल एंड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स रिप्रेजेंट्स इट्स इक्विलिब्रियम, कौन सा होगा, ओके, वाटर सबसे भारी है,
है ना, तो सबसे नीचे ऑयल सबसे हल्का है ऊपर, है ना, और बीच में ये बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन देखें, लास्ट ईयर नीट में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो। जानते क्या मतलब हुआ? ये दो लिक्विड हैं, उसमें एक की डेंसिटी रो है और एन इंटू रो का मतलब ये भारी है, एन ग्रेटर देन 1 दिया। तो दो लिक्विड हैं, उनको ऐसे रखा गया कंटेनर में, आर पुट इन अ कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। हर लिक्विड का डेप्थ जो है या हाइट जो बोले वो h है। A solid cylinder of length L and density D is put in the container, in this container। ये solid cylinder को ऐसे उसमें रखा गया है। अच्छा, the cylinder floats with its axis vertical। cylinder ऐसे vertical है and the length P into L, मतलब उसका total length L था और उसका एक हिस्सा P into L। ये देखिए P less than 1 का मतलब है कि ये length का एक छोटा हिस्सा, वो क्या है? P into L इन द डेंसर लिक्विड। जो डेंसर लिक्विड है नीचे वाला जो होगा उसमें डूबा हुआ है। तो यार ये बताओ कि नीचे वाले लिक्विड में अगर इतना हिस्सा डूबा है तो ऊपर वाले लिक्विड में कितना होगा? L माइनस PL, ठीक, वो हो जाएगा। द डेंसिटी D इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि बताएं वो D डेंसिटी सिलेंडर का होगा, ये बाकी का तो दिया है, सिलेंडर की डेंसिटी पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखें ये जो कंडीशन दी हुई है इसको अभी मैं फॉर्म करता हूँ, इसका फिगर, और उसमें दोनों पे पॉइंट फोर्स निकाले, दोनों हिस्से पे, जो एक डेंसर लिक्विड में और एक लाइट लिक्विड में, दोनों का पॉइंट फोर्स निकाल लेंगे और उस पॉइंट फोर्स को इस सिलेंडर के वेट के बराबर इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। बस वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप लिखोगे उसमें जो अननोन है एक इक्वेशन बनेगी, अननोन अपने आप निकल आएगा। इतना करना है देखिए, लेकिन थोड़ा सावधानी से एक्सप्रेशन भी एक बार देख लें, इसी फॉर्म में लाना है, पी, रो और एन के टर्म्स में, इसी में से कोई होगा। देखें ये दो लिक्विड बॉडी ऐसे रखी हुई है, इसमें फ्लोट कर रही है इस तरीके से बीच में, और ये डेंसिटी ऐसे डिफाइंड है, ये रो है तो ये n इंटू रो है, ये भारी होगा नीचे आ गया, और इसमें इसकी डेंसिटी d जो हमें फाइंड करनी है अननोन है, ठीक, और इसका वेट दिखाया गया mg, और ये जो दो पॉइंट फोर्स होंगे ना, एक U2 और एक इस पे U1, इन दोनों से बैलेंस होंगे, ठीक, हम लोग लिखेंगे। अब देखें ये पॉइंट फोर्स कैसे निकलेगा भाई, वो हिस्सा तो पता चले जो डूबा हुआ है हर लिक्विड में, तो इसमें जो है ये देखें यहाँ पे इक्वेशन जो आ रही है mg इक्वल टू U1 प्लस U2, ये तो लिखना ही हम लोग को, इसी में सब्स्टिट्यूशन करना है, सब यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ ये वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं, ये V1 और ये V2 वॉल्यूम, ठीक, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, आप देखो रखना शुरू कर देते हैं। देखें अगर ये लिखना शुरू कर दें तो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन, मास वॉल्यूम के टर्म्स में बॉडी का टोटल वॉल्यूम कितना है, बॉडी का पूरा वॉल्यूम V1 प्लस V2, डेंसिटी कितनी है D, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G, वॉल्यूम और डेंसिटी का तो मल्टीप्लिकेशन मास हो गया। तो आप देखिए ये लिखा V1 प्लस V2 इंटू D, ये मास हो गया इंटू G, तो ये क्या हो गया, वेट हो गया। आप ये रखो जरा, U1 बताओ कितना रखें, U1 जो है ये V1 रो है ना G, तो ये हो जाएगा V1 रो G। U2 कितना रखें, V2 N इंटू रो G, ठीक है ना, ये वैसे रख दिया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे V1 V2 की वैल्यू भी रखेंगे। तो पहले तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे G कैंसिल हो जा रहा है। अब देखें V1 V2 की वैल्यू कैसे होगी, क्योंकि हाइट भी तो दिया हुआ है ना, तो हाइट के हिसाब से ये हिस्सा दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे कि ये जो है इतना हिस्सा इतने डूबा हुआ है P इंटू L, और टोटल लेंथ L होगी, तो ये कितना बचा, L माइनस पी एल, तो ये हो जाएगा, आप L कॉमन ले लो, 1 माइनस पी इंटू L, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये इतना ले लिया, चूंकि वॉल्यूम लिखना है ना हम लोगों को, तो हाइट तो मिल गई, एरिया मान लेते हैं, ये मान लें एरिया इसका, तो अब देखो ये भी वॉल्यूम पता चलेगा, V2 कितना लिखेंगे, PL इंटू A, और ये V1 कितना लिखेंगे, ये हाइट हो गया है ना इंटू A, सब जगह ये सब्स्टिट्यूशन। देखें V1, ये V1 जो है ये हाइट इंटू एरिया, ठीक, और ये जो है यहाँ पे V2 जो है ये हाइट P इंटू L इंटू एरिया, और ऐसे ही इधर भी रख देंगे, है ना, उधर भी रख देंगे, और इसी को कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके हमें असल में फाइंड करना होगा यहाँ पे T, ये काम करना। तो इसमें आप देखो A सब में कॉमन आके कैंसिल, एज्यूम किया था कैंसिल हो गया,
एल भी कैंसिल हो रहा है, गुड। तो बचा ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस पी प्लस पी इंटू टी, और राइट हैंड साइड में ये 1 माइनस पी इंटू रो, और ये पी एन रो, ठीक। और इसे सिंप्लीफाई करते चलते हैं, ये p इंटरनली कैंसिल हो गया तो d बच गया, और वहां पे रीअरेंज कर लेते हैं इसे, तो ये हो गया, इसे ओपन कर लिया तो रो माइनस p इंटू रो एंड ये, ठीक है। और फाइनली आप देखो वो फॉर्म जो जिस फॉर्म में दिया हुआ है ऑप्शन, इसको इसके साथ ले आ रहे हैं रो को, और रो कॉमन ले रहे होंगे शायद इसमें, या उधर कॉमन ले रहे हैं, ये p कॉमन लिया और रो पूरे में कॉमन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इससे ये हुआ ना कि अब देखें कैसे, अगर लिक्विड की डेंसिटी मालूम है सब, तो आप जो है इस बॉडी की भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये है तो डेंसिटी फाइंड करने का केस था, देख लें वेबिनार में आया हुआ, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी तरह का है। A metallic sphere floats in an immiscible mixture of water of density 10 to the power 3 kg per meter cube and a liquid of density 13.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube। लिक्विड भारी है, ये मरकरी की डेंसिटी होती है लगभग, तो ये लिक्विड है जो भारी है और उसके साथ वाटर है, दोनों कंटेनर होंगे। Such that its 4/5 portion is in water, उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो वाटर में है, और 1/5 जो रिमेनिंग है पोर्शन इज इन लिक्विड। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर वो मेटल की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो फिर उसी तरह से अप्रोच करें। देखें फिगर इसकी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं, ये जो स्फीयर है ये डिप्ड है, तो पहली डेंसिटी ये वाली तो 10 to the power 3 हो गई, और ये नीचे वाले लिक्विड की इतना डेंसिटी, और ये डेंसिटी हमें फाइंड करनी है डी। वॉल्यूम जो दिया हुआ ये वेट एज यूजुअल U1 और U2 इससे बैलेंस होगा, और यहाँ पे जो हिस्सा है यहाँ पे आप ध्यान दो, ये 1/5 कह रहे हैं इसमें है भारी वाले में डूबा हुआ, और 4/5 ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V है तो ये। अब आपको फिर एक बार mg is equal to U1 plus U2 इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देना। चले हम बताएं क्या लिखा जाए, है ना। तो ये हो गया m वॉल्यूम के टर्म्स में ले, तो वॉल्यूम V हो गया ना, पूरा वॉल्यूम V हो गया, तो V इंटू D इंटू G। U1 बताएं, U1 is 4/5V इंटू ρ1 10 to the power 3 G, ठीक। और ऐसे U2 1/5 ऑफ वॉल्यूम इंटू दिस डेंसिटी इंटू G। बस इसको सॉल्व कर लेना, V सब में कैंसिल हो जाएगा, D आ जाएगा, तो इसमें V कैंसिल, V कैंसिल, तो D इज इक्वल टू, ये देखें ये 4/5 है और ये 1/5 है ना, ठीक है, और ये 13, तो ये हो जाएगा, ये 13.5, ये 13.5/5 और ये 4/5 ये जुड़ जाएंगे, तो 17.5/5, 10 to the power 3 तो चल ही रहा है साथ में, ये कैलकुलेट हो गया। तो अब क्लियर हो गई बात कि इस तरह के केसेस को हम कैसे हैंडल करें, ठीक। चलें अब एक प्रैक्टिकल पे आते हैं, बहुत यूजफुल, क्योंकि हमारा मकसद ये तो न्यूमेरिकल से ऐसे, हम लोग का मकसद है अब किसी भी बॉडी की डेंसिटी फाइंड करना इजिली, किसी बॉडी का मतलब है कि चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, डेंसिटी फाइंड करना और वॉल्यूम फाइंड करना, ठीक। ये हम लोग कोशिश करते हैं। चले देखें, तो टू मेजर बॉइंट फोर्स, तो उसके लिए सबसे पहले इंतजाम मैं करता हूं कि बॉइंट फोर्स को हम एक्सटर्नली कैसे फाइंड कर सकते हैं बाहर से। तो एक बहुत आसान तरीका होता है, बहुत पॉपुलर तरीका है, वो आप देखें कैसे फाइंड करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स का, वो बहुत जरूरी है, वो हर जगह यूज होता रहेगा, बहुत यूजफुल। देखें क्या करते हैं, इफ द बॉडी सिंक्स इन द लिक्विड, दो केसेस होते हैं कि अगर बॉडी सिंक करने वाली है या बॉडी फ्लोट करने वाली है। तो अगर मान लीजिए जैसे हम लेते हैं कोई बॉडी सिंक कर जाती है किसी लिक्विड में या वाटर में, उसको लें जैसे स्टील की बॉडी, तो उसके लिए देखें, तो इफ द बॉडी सिंक्स इन द लिक्विड इट इज सस्पेंडेड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एंड वेट फर्स्ट इन एयर एंड देन इन लिक्विड। उसमें क्या करते हैं कि उस बॉडी को एक स्प्रिंग बैलेंस में बांध लो, स्प्रिंग बैलेंस आप पढ़ चुके हो, उसमें वेट लेने के लिए वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मतलब इक्विपमेंट, तो उसमें जो आप उस बॉडी को हैंग कर दो और वो वेट लेने लगेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि पहले उस बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस पे बांध के उसका एक्चुअल वेट ले लेते हैं, एक्चुअल से मतलब वेट इन एयर, तो जो उसका वेट होगा वो आ जाएगा उसमें, वो केजी फोर्स में देता है रिबिल्डिंग,
है ना, केजी फोर्स में। तो जैसे मान लें उसको लिया, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, लिखा हुआ है ना एंड देन इन लिक्विड, फर्स्ट इन एयर एंड देन इन लिक्विड। फिर क्या करेंगे कि जिस लिक्विड का बाइंड फोर्स निकालना है उस पूरे जो इक्विपमेंट है उसको पूरा जो है बॉडी को स्प्रिंग बैलेंस के साथ ऐसे डिप करते हैं, उसमें डिप कर दो तो होगा क्या कि वो बाइंड फोर्स आ जाएगा। अब आप जरा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि जैसे मान लें एक केस लेते हैं कि पहले बॉडी को हम वे कर रहे थे तो उसका जो है वेट जो है सपोज 10 केजी फोर्स आ रहा था। अब हम जब लिक्विड में डिप करेंगे, मान ले वाटर में ही डिप करते हैं, ठीक है, वाटर में, तो अब क्या 10 केजी फोर्स आएगा? कम आएगा ना, क्यों आएगा बताएं? बाइंड फोर्स लगेगा तो कम कर देगा। तो सपोज मान ले अब रीडिंग जो है आप तौले उसे तो 6 आ गई, सपोज 6 आ गई, मान ले ऐसे 6 केजी फोर्स आ गया, बाइंड फोर्स नहीं आ गया, कितना आ गया? तो इतना ही तो करते हैं, इतना आसान, तो डिफरेंस हो जाता है। तो जो डिफरेंस आया वो पता चला कि अभी आपने उसे तौला 10 और अब हो गया 6, तो 4 का डिफरेंस है किसने किया? बाइंड फोर्स ने। ऐसे ही नापा जाता है, दोनों का डिफरेंस कर लिया। तो वही कहते हैं कि वेट इन एयर एंड वेट इन लिक्विड, उनका डिफरेंस जो होता है वही जो है बाइंड फोर्स, वही दिखाया जा रहा है। देखें तो इसमें ये हुआ, किसी भी शेप की बॉडी, कोई बॉडी, मान ले एक बॉडी है, इसको जब इस पे हैंग किया गया तो ये रीडिंग आई, है ना। अब ये रीडिंग जो है इस समय आप ध्यान दो, अगर हम पूरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये W जो मेजर करना है ये इस T से बैलेंस हो रहा है, स्प्रिंग वाला, और T ही तो यहाँ रीडिंग होती है। तो यहाँ जो रीडिंग आएगी T इज इक्वल टू W, है ना, यही रीडिंग यहाँ पे पड़ेगा। और यही वेट जो है क्या है? वेट इन एयर, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेट इन एयर ये रीडिंग बता रहा है, T वैल्यू बता रहा है, T इज इक्वल टू W है, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो W इज इक्वल टू W है, वही वेट इन एयर। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या करें, इसको वाटर में डिप कर दें। अगर मान लो वाटर में बाइंड फोर्स आपको चाहिए तो देखें ऐसे, इसको ऐसे डिप किया, जैसे ही डिप करेंगे ये ऊपर जाने लगेगा। अब ये रीडिंग पहले वाली थी, लेकिन अब नई रीडिंग ये आ जाएगी। अब ये रीडिंग कैसे? मान लें आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो अब ये जो रीडिंग आ रही होगी ये रीडिंग वेट इन वाटर है। तो ये जो डिफरेंस है यही तो है बाइंड फोर्स, है ना। तो ये ऐसे होगा जैसे W वेट ये है और ये देखें U आ गया एक्स्ट्रा, ये पहले नहीं था, और T तो था ही पहले। तो अब ये देखें ये दोनों मिल के इसे बैलेंस करेंगे ना, तो दोनों मिल के बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे? U प्लस T इज इक्वल टू W, है ना। तो T इज व्हाट, मतलब U इज व्हाट? U इज W माइनस T। अब ये T जो है इस समय की रीडिंग है, इस केस की, और W क्या है? ओरिजिनल वेट, वहां की रीडिंग। W वहां की रीडिंग है और T यहां की रीडिंग है, यही तो डिफरेंस है। तो इसे क्या लिखोगे आप? दिस इज वेट इन एयर, और ये क्या होगा? वेट इन वाटर। तो ये हो जाएगा बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो वाटर में हो गया। अगर किसी लिक्विड कर दे तो लिक्विड में आ जाएगा। जैसे मान ले इसकी जगह कोई लिक्विड ले लेते हैं, एनी लिक्विड, ये टू मेजर बाइंड फोर्स इन एनी लिक्विड, तो पहले तो ये ले ही ले रीडिंग एयर में, और उसके बाद अब की बार किसी डिफरेंट लिक्विड में से डिप कर दो, तो जो लिक्विड है उसके हिसाब से आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वेट इन लिक्विड, तो अब डिफरेंस करेंगे तो बाइंड फोर्स इन लिक्विड। अच्छा, ये बाइंड फोर्स लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी डेंसिटी के हिसाब से, और यू जो वाटर वाला था वो वाटर की डेंसिटी के हिसाब से। ये करना होता है, बहुत जरूरी होता है। अब इन्हीं के जरिए हम देखें कितनी सारी बातें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये 2 एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, रीडिंग लेते हैं, मतलब 2 क्या, जहां जरूरत पड़ेगी 3 कर लेंगे, एक ये तो लेना ही है, वाटर में लेंगे, और अगर लिक्विड की जरूरत पड़ेगी तो लिक्विड में लेंगे, लेकिन वाटर में जरूर लेना पड़ता है वेट, ठीक। वो क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, चलें फाइंड करना शुरू करते हैं, डेंसिटी से शुरू करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी से। तो रिलेटिव डेंसिटी आर स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं कि किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसके बाद इसे फाइंड भी करेंगे। तो जैसा नाम है रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वही होता है, सेम वैल्यू होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, नाम है ना रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव से मतलब है कंपेरिजन। तो रिलेटिव डेंसिटी ऐसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज अ कंपेरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ मैटर विद रेस्पेक्ट टू वाटर।
अगर किसी मैटर का रिलेटिव डेंसिटी लिखा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसे वाटर की डेंसिटी से कंपेयर किया जा रहा है, वाटर से कंपेयर किया जा रहा है। कैसे मतलब, जैसे मान लें कोई बॉडी है, उसकी डेंसिटी सपोज मान लें उसकी डेंसिटी जो वाटर की डेंसिटी तो अब याद हो गई हो कि 1000 MKS में 1000 होती है, 1000 है। मान लें उसकी डेंसिटी जो है वो 5000 है, बॉडी की भारी है बॉडी, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी 5000 अपॉन 1000 5 हो गया ना। तो 5 क्या शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा है कि वो बॉडी जो है, वो जो मैटर है पानी से वाटर से 5 टाइम्स हैवी है। अगर मान ले किसी का 500 हो जाए तो हल्का है, हाफ है ना। तो ये जो कंपैरिजन है ना, इसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो ये वैल्यू होगी, जैसे मरकरी का होता है 13.6। अब 13.6 का सीधा सा मतलब है कि मरकरी जो है वो 13.6 टाइम्स हैवी है, किससे, वाटर से। ये हो जाए, ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, उसमें ये भी होगा, अब देखें यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मैटर और ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है 1000 MKS में, CGS में 1 होता है। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये कंपेरिजन है। अब तुरंत पता चल जाएगा कि मान ले किसी भी मैटर की हम रिलेटिव डेंसिटी बोल रहे हैं तो आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। जैसे मान ले किसी मैटर की रिलेटिव डेंसिटी मैंने बोला 3, तो उसकी डेंसिटी पता चल गई, ये 3 है, इसको जाकर मल्टीप्लाई करो तो उसकी डेंसिटी मिल गई। तो 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 3000 हो गया। तो वही है कि रिलेटिव डेंसिटी से आप डेंसिटी निकाल सकते हो और डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। अब बात ये है, अभी तो ये डिफाइन कर रहे थे हम रिलेटिव डेंसिटी। देखें कि टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का कोई भी मैटर आपको दे दिया गया, सॉलिड मैटर जो सिंक हो जाता हो, उसका आपको फाइंड करना है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखें बहुत इजी एक्सपेरिमेंट होता है। वे द सॉलिड फर्स्ट इन एयर, वो जो सॉलिड जो भी है उसको आप एयर में पहले वे कर लो, जो अभी सिखाया था हमने, और एंड देन इन वाटर, फिर उसे वाटर में वे कर लो। पहला काम तो ये कर लो, रीडिंग ले लो। तो वही है कि पहले हमने एयर में वे कर लिया, मान ली इसी बॉडी की हमें डेंसिटी निकालनी, रिलेटिव डेंसिटी, तो पहले एयर में वे कर लें और फिर उसके बाद उसे वाटर में। अब इससे आपको 2 वैल्यू आएगी, एक तो ये एयर वाली आ जाएगी वैल्यू, एक UW आ जाएगा, ये दोनों वेयर हो गया, ठीक है। अब इसके हेल्प से कैसे रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करेंगे, देखें। रिलेटिव डेंसिटी की एक और डेफिनेशन होती है, बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो कहा जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो एयर में वेट लिया था उसको आप ले लो और ये जो पॉइंट फोर्स निकाला है वो डिफरेंस करके, है ना, उसको आप ले लो, ये रिलेटिव डेंसिटी दे देगा। तो ये तो हम लोगों ने मेजर कर लिया, है ना। ये कैसे आया, एयर और वाटर की डेंसिटी, वो जो वेट था दोनों का मेजरमेंट, उसके डिफरेंस से आया। कहते हैं कि अगर ये डिवाइड कर देंगे रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, तो पहले तो चेक किया जाए कि ये रिलेटिव डेंसिटी आएगा कैसे, फिर हम लोग फाइंड करेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स देंगे। चले प्रूफ करते हैं कि ये रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे। अब जरा विजुलाइज करो, जिस बॉडी को आपने डुबोया था, है ना, उसमें पॉइंट फोर्स लिया था और पहले एयर में भी उसे तौला था। अब ये बताओ उसका वेट जो है अगर हम लिखेंगे तो उसका एक वॉल्यूम होगा ना, तो वॉल्यूम से हम वेट लिखना चाहते हैं उसका एक्चुअल एयर वाला, तो क्या करें, वॉल्यूम उसका बॉडी का वॉल्यूम और बॉडी की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी और जी ये रख देंगे, ठीक ही आ जाएगा। और पॉइंट फोर्स कैसे आएगा, उस बॉडी को जब आपने वाटर में डिप किया तो उसने उतना ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, कितना जितना था वो, जितने वॉल्यूम का वो था उतना पानी को उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगा, वही तो होगा जो बॉडी का है, तो बॉडी का वॉल्यूम ही ले लें, है ना। और लेकिन डेंसिटी किसकी लेंगे, वाटर की। तो आप सब्स्टिट्यूशन करो जरा यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ये दे देगा मास ऑफ द बॉडी और ये वेट ऑफ द बॉडी। और ये क्या हुआ, ये पॉइंट फोर्स है, वॉल्यूम उस बॉडी का जो डिस्प्लेस किया गया और ये डेंसिटी वाटर, है ना। अब आप जरा देखो ये v दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, नतीजा क्या आएगा, देखें g कैंसिल हुआ, यही तो है रिलेटिव डेंसिटी, प्रूफ हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है इस तरीके से फाइंड की जा सकती है, बहुत आसान हो गया। अब हमें सिंपल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देना है, क्या, ये देखें जो रीडिंग थी, तो ये 2 रीडिंग लेते हैं और इस फॉर्मूले में रख के रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। जैसे अभी जो केस मैं बोल रहा था उसमें रिलेटिव डेंसिटी आप बता सकते हो
कि एक बॉडी को जब हमने सीधे तौला तो उसका वेट 10 kg आ गया, 10 kg फोर्स। हालांकि रीडिंग केजी में ही लिखी होती है उस पर, जो स्प्रिंग बैलेंस मिलेगा सीधे केजी फोर्स भी नहीं लिखते, केजी लिख देते हैं, नहीं अंडरस्टूड है, हम लोग जान रहे इस चीज को। तो 10 kg फोर्स, और जब वाटर में तौला तो 6 kg फोर्स। अब पूछ रिलेटिव डेंसिटी बताओ तो आ जाएगा, है ना। तो 10/10 - 6, तो 10/4, 2.5। 2.5 रिलेटिव डेंसिटी। अगर डेंसिटी चाहिए तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो। इतना इजी है फाइंड करना ये चीज, ठीक है। ऐसे अच्छा, इसमें रीडिंग लेने के और तरीके होते हैं। जैसे वास्तव में वेट देखा जाए तो ये तो न्यूटन होना चाहिए ना, लेकिन चलो चलता है। इसमें क्या है ना, रेशियो है तो यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो इसे ऐसे भी बोल देते हैं, मास के टर्म्स में भी रीडिंग लेने लगते हैं, क्योंकि उसमें केजी में ही आती है रीडिंग। प्रैक्टिकल कंडीशन में तो स्प्रिंग बैलेंस पे केजी लिखा होता है। तो जैसे ये अभी बोल नहीं रहा था 10 kg पहले आया, फिर 6 kg, तो अगर मान लें मास के टर्म्स में भी आपको लिखना है इसको, तो लिख सकते हैं। ये देखें सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब यहाँ पे mg और ये mwg जो लिख रहे हैं, ये मास इन एयर एंड मास इन वाटर। ये एक तरह का रीडिंग है, ये नहीं कि मास बदल गया बॉडी का, मास थोड़ी बदलता है। ये एक तरह का रीडिंग है कि जैसे वेट इन वाटर में लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव मास होगा, इफेक्टिव मास वो क्या होगा, तो मास इन वाटर। तो रख दिया तो जी कैंसिल होगा, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हो। आंसर आया, केजी में दे रहा है या न्यूटन में, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। रेशियो है, कैंसिल हो जाएगी यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए ये तो मास इन वाटर हो गया, ये मास इन एयर बोलेंगे, कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन एयर। ओके, वेट इन एयर ठीक है। और ये देखिए क्या लिख रहे हैं, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ऐसी भी डेफिनेशन दी जाती है। तो लॉस का मतलब क्या हुआ, कमी। वो 10 से 6 हो गया, तो लॉस है क्या, बाइंड फोर्स ही तो है, तो आप लॉस इन वेट भी कह सकते हैं। तो ये इतने तरीके हैं इसको बोलने के, और इतने ही तरीके होंगे एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने के, ठीक है। A block weighs 15 न्यूटन इन एयर। देखें न्यूटन में दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं। 15 न्यूटन इन एयर एंड 12 न्यूटन व्हेन इमर्स इन वाटर। ठीक, वेट दे दिया दोनों, है ना। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक, सिंपल क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड रख दिया। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वही रिलेटिव डेंसिटी है, तो ये रख दिया यहाँ पे वैल्यूज। तो ये 15 दिया है, ये 12 दिया है, ऐसे रख दिया, ठीक। 5 स्पेसिफिक ग्रेविटी। टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। अब हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है लिक्विड की। अभी हम लोगों ने एक सॉलिड की फाइंड की है, अब क्या करते हैं उसमें देखें। अब लिक्विड भी इस्तेमाल होगा। अभी देखें वाटर जरूर इस्तेमाल होता है, एक बॉडी इस्तेमाल जरूर होगी, एक वाटर जरूर होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट हमें वैसे करना ही करना। अब चूंकि एक लिक्विड भी आ गया जिसकी डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, तो उसको भी यूज करना है। तो कैसे करते हैं देखें। वे द सॉलिड, कोई सॉलिड ले लें जो सिंक करता हो। अब सॉलिड की डेंसिटी निकाल लेनी है, कोई भी सॉलिड ले लें जो दोनों में सिंक कर जाता हो, किसमें, वाटर में भी और लिक्विड में भी। तो कह रहे हैं कि वे द सॉलिड फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर एंड देन इन द लिक्विड whose relative density is to be found। तो पहले आप वाटर में डिप करके उसका मेजरमेंट ले लो वेट का, ठीक है, वेट इन वाटर, और उसके बाद उसे उस लिक्विड में डिप करो, तो फिर वेट इन लिक्विड। 2 रीडिंग ये हो गई और एक वेट इन एयर, ठीक, ये फाइंड की, ठीक है। तो देखें होगा क्या। तो पहले तो ये ले लिया एज यूजुअल, ये फाइंड कर लिया, और फिर जो है उसे वाटर में डिप करके ये रीडिंग ले ली, वेट इन वाटर, और फिर उसके बाद उसे उस लिक्विड में, जो डिफरेंट लिक्विड है, उसमें डिप करके ये रीडिंग ले ली। जब ये 3 रीडिंग क्विक आ जाती है, जल्दी जल्दी आ जाएगी। जैसे मान लें अभी हम कह रहे थे कि वो बॉडी थी, उसमें 10 kg आ रहा था एयर में, और फिर उसे वाटर में डिप किया तो 6 आ गया, और मान लें लिक्विड में डिप कर रहे हैं तो 4 आ गया सपोज। अब उस लिक्विड में डिप कर रहे हैं तो 4 आ गया, ठीक है। अब देखें इससे कैसे हम लोग, इतने ही से हम कैसे लिक्विड की डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो वो देखें, अब लिक्विड की डेंसिटी जो डिफाइंड हो रही है वो ऐसे हो रही है, रिलेटिव डेंसिटी है कि लिक्विड में जो बॉइंड फोर्स आ रहा है और जो वाटर में बॉइंड फोर्स है, उसका रेशियो रिलेटिव डेंसिटी दे देता है। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्यों दे देगा। देखो डेंसिटी लिक्विड की जो है, कोई भी डेंसिटी जो है वो क्या है, बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी है क्या, कंपैरिजन।
तो डेंसिटी का किससे, वाटर से, उस बॉडी का या उस मैटर का जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है। तो लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, तो वाटर से उसका कंपैरिजन है। तो आपको नहीं लग रहा है कि वही हो गया कि जैसे रो अपॉन रो डब्ल्यू? क्यों? देखें, ये किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, वाटर की। आपको नहीं लग रहा है कि ये लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट होगा और ये वाटर की? तो आ तो गया, कंपैरिजन हो गया। कैसे देखें, मैथमेटिकली इसे देखें, तो इसको हम आगे सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। जिस बॉडी को, सॉलिड बॉडी को लिया था आपने, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को जब आपने लिक्विड में डुबोया तो लिक्विड के उतने ही वॉल्यूम को उसने हटाया। जब उसे वाटर में डुबोया तो वाटर में भी उतना वॉल्यूम उसने हटाया जितने वॉल्यूम का वो खुद था। तो वॉल्यूम तो दोनों सेम हो गया, लेकिन रखेंगे क्या, बाइंड फोर्स लिक्विड में उसी वॉल्यूम पे लिक्विड की डेंसिटी से आएगा, ये बाइंड फोर्स लिक्विड का हो गया, और उसी वॉल्यूम पे, उसी सॉलिड का वॉल्यूम जो है, उसी वॉल्यूम पे बाइंड फोर्स वाटर के कारण वाटर की डेंसिटी से आएगा। ये वॉल्यूम फिर कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा। अब देखो ये, तो ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर से लिक्विड का कंपैरिजन। तो अब ये तो हम लोग रीडिंग ले ही लिए, इसको रख देते आ जाएगा। तो कैसे होगा ये बन के आएगा। तो लिक्विड में डिफरेंस एयर का और लिक्विड में जो वेट है, और ये वाटर में डिफरेंस। तो ये याद कर लें, ऐसे आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसको आप चाहो तो मास के टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये मास इन लिक्विड एंड मास इन वाटर। अब देखें, जैसे अभी उस केस को हम सॉल्व करें, तो मैंने कहा था कि वो पहले 10 था, ये 10 वैल्यू थी। फिर जब वाटर में डिप किया तो 6 आ गई, तो ये कितना हो गया, 4। और जब लिक्विड में डिप किया तो 4 आ गया, तो ये 6 हो गया। तो 6/4, 3/2, 1.5 रिलेटिव डेंसिटी। ये आसानी से आ जाता है। अब लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी आ गई 1.5, अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो ये तो खैर डिफाइन कर दिया था। और अगर उस तरह से उस टर्म में लॉस ऑफ के टर्म्स में अगर आपको इसे बोलना है तो ठीक है, ये लॉस लिक्विड में हो गया और ये लॉस वाटर में हो गया। तो ऐसे बोल दें, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड एंड लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ठीक। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें डेंसिटी निकालने की बात कर ली, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी। ठीक है, अब आती बात वॉल्यूम निकालने की। हमने शुरू में बताया था आपको ये दो चीजें बहुत आसानी से फाइंड की जा सकती हैं, एक डेंसिटी और एक वॉल्यूम। तो अब चलें, अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अभी तक डेंसिटी से संबंधित बात हो रही थी। तो मान लें कि किसी बॉडी का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो देखें कैसे। किसी भी शेप की बॉडी, किसी भी इरेगुलर शेप की बॉडी का वॉल्यूम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेकिन तरीका वही है। ये बड़ी खास बात है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तरीका वही है। देखें, वेयर द बॉडी फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर, ये करना है आपको। तो पहले उस बॉडी का जिसका वॉल्यूम निकालना है उसको आप पहले एयर में तौल लो और फिर उसे वाटर में तौलना। ठीक है, देखिए, तो पहले एयर में ले लिया उसे और फिर उसकी रीडिंग वाटर में ले ली। जब ये दो रीडिंग आ गई तो यूज कैसे करते हैं देखें। ये देखो, ये क्या है, ये वाटर में बाइंड फोर्स उस बॉडी पे। अब ये बाइंड फोर्स लिखेंगे कैसे, ये वॉल्यूम किसका है, बॉडी का, क्योंकि बॉडी पूरी इमर्स्ड है तो उतने ही वॉल्यूम के वाटर को उसने डिस्प्लेस किया होगा। ठीक, तो ये बॉडी का वॉल्यूम है। और ये डेंसिटी वाटर की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाइंड फोर्स वाटर में निकालना है ना, तो ये वाटर की डेंसिटी हो गई इनटू जी। अब देखो इसमें ये वैल्यू हम एक्सटर्नली फाइंड कर लिए हैं, रीडिंग के डिफरेंस है, और ये वाटर की डेंसिटी मालूम ही होती है, तो वॉल्यूम नहीं आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। देखें तो कैसे लिखेंगे इसे, V = U, और यहां सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन ये होगा, आप देखो, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ये आ गया। अब अगर मास के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है इसे, तो ऐसे कर दें। मास के टर्म्स में ज्यादातर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो ये मास इन एयर एंड मास इन वाटर, तो ऐसे रख दिया, जी कैंसिल होगा, फॉर्मूला ये बन के आ गया। आप देखो, तो अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो सिंपल फिर वही तरीका है कि आप जो है पहले एयर में ले लो वेट उसका, फिर वाटर में ले लो, फिर वो डिफरेंस करके वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। जैसे अभी जो हमने केस लिया था उसमें चले वॉल्यूम फाइंड करते हैं बॉडी का। तो एयर में कितना था उसका वेट 10 kg, और वाटर में कितना था 6, डिफरेंस करो 4, तो ये 4 हो गया। ठीक, और 1000 से आप डिवाइड कर दो, तो 4/1000, तो 4 × 10⁻³ ये है उसकी डेंसिटी
केजी, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है, हाँ वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और किस में आएगा ये, मीटर क्यूब में। तो एक ही तरीके से इतने केसेस बन रहे हैं, तो इतने क्वेश्चंस बनेंगे, कितना आसान है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में फॉर्मूला रटने वाली बात नहीं रहेगी, अब आपके दिमाग में चल रहा है ये बेसिकली हो क्या रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, निकाल लिया। तो अब कुछ और यूजफुल बातें देखें वॉल्यूम से संबंधित। टू मेजर वॉल्यूम ऑफ कैविटी इनसाइड अ बॉडी। अब आप इसी कॉन्सेप्ट से चलते हुए आप किसी बॉडी के इनसाइड कोई कैविटी है इसको नाप सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि एक सॉलिड बॉल है स्टील की, मान लें एक बॉल बनाई स्टील की, ठीक है, और उसमें हमें ये नापना है कि वो सॉलिड है कि नहीं। अब वो तो बन चुका है, वो अब सॉलिड बॉल है, उसमें दिख तो रहा नहीं है, ओपेक होता है वो, तो अंदर कैविटी है कि नहीं ये कैसे मेजर किया जाए। तो कैविटी है कि नहीं उसको मेजर करने के लिए ये बहुत आसान तरीका है यहाँ पे। तो मान ले कोई सॉलिड है, उसके अंदर ये एयर की कैविटी आ गई, ये वॉल्यूम तक निकाला जा सकता है इसका। अगर कैविटी होगी तो वॉल्यूम आ जाएगा, और नहीं होगी तो जीरो आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट से कैसे इस कैविटी को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखें तरीका ये है, ये एज्यूम कर रहे हैं ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ठीक, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट जो भी है उसमें, ये दोनों वॉल्यूम एज्यूम कर लिया। अच्छा, ये डेंसिटी है सॉलिड की, अब ये मालूम होगी, क्यों, वो स्टील है, मान लें स्टील की बॉडी है तो मालूम होगा स्टील की डेंसिटी, और इसका तो कोई एयर ही है, ये तो कोई बात ही नहीं इसमें। ठीक, अब देखें क्या करते हैं, वे द बॉडी फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। फिर वही बात, रीडिंग लेने का वही तरीका, पहले इस पूरे बॉडी को जो है एयर में ले लो वेट इसका, फिर वाटर में ले लो। अब करेंगे क्या, देखें ये पूरा वॉल्यूम है बॉडी का, पूरा जो बॉल है स्टील की उसका कंप्लीट वॉल्यूम ये भी। अब इरेगुलर शेप की बॉडी हो सकती है कैसे भी, ये वॉल्यूम है उसका, ये किसके बराबर होगा, ये सॉलिड और वो कैविटी के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ठीक, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब ये बताओ, हमें ये फाइंड करना है, ये तो अननोन हो गया, इसे तो ऐसे ही छोड़ दें। अगर हम इन दोनों का इंतजाम कर लें तो ये आ जाएगा, और ये दोनों का बहुत आसान है इंतजाम करना। वॉल्यूम तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, 2 रीडिंग से निकालना, अभी अभी फॉर्मूला आया था। ये 2 रीडिंग आप ले लेंगे इस बॉडी का तो कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम तो ऐसे ही रख देंगे, और ये सॉलिड का वॉल्यूम तो हो ही गया। कैसे, इसका जो वेट है आपने लिया है, वेट इन एयर, वो किसका वेट है, अरे सॉलिड पार्ट का ही तो वेट है, इसका थोड़ी वेट होता है। तो उस वेट को अगर उस डेंसिटी से आप डिवाइड कर दोगे तो ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। सॉलिड का ही तो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होगा, है ना। तो ये वेट सॉलिड का ही है, पूरी बॉडी का वेट का मतलब है सॉलिड का वेट, वो जो एयर में आपने लिया है ना वेट वही है, और उसको आप डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इसका। तो दोनों तो मालूम हो गए, तो कैविटी का वॉल्यूम तो पता ही चल गया। कैसे, देखें ये सब्स्टिट्यूशन देखें, ये जो रीडिंग ली थी हमने इसको रख के ये पूरा वॉल्यूम निकाल लिया बॉडी का, कैविटी समेत कंप्लीट वॉल्यूम एक्सटर्नली, ये वॉल्यूम आ गया। और ये क्या लिखेंगे, मास इन एयर, जो एक्चुअल उसका मास है ना। तो एक्चुअल मास इस बॉडी का जो कि सॉलिड का ही होगा, उसको सॉलिड की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। ठीक, और ये हमें फाइंड ही करना है। अब इसे सॉल्व कर लो, ये इस तरफ ले जाओ, अब इसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा, आप देखें इसे रीअरेंज कर रहे हैं, ये रो डब्ल्यू से दोनों को डिवाइड किया, ठीक, ये ऐसे ही रख दिया। और फिर उसके बाद ये जो है इसको इसके साथ ले आए, क्योंकि दोनों में एम है ना, कॉमन आ जाएगा जिससे, और ये एक तरफ ऐसे इज इक्वल टू बीसी। ठीक, तो यहां से फॉर्मूला बन के आ रहा है, देखें यहाँ एम ए कॉमन ले लो और इसे ऐसे ही रहने दो। ये देखो, ये जो रिलेशन बन के आ रहा है इसमें सब्स्टिट्यूशन करके आप कैविटी का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। बस आपको 2 रीडिंग लेनी है, क्या, मास इन एयर एंड मास इन वाटर। ये डेंसिटी वाटर की मालूम होती है, जो बॉडी है उसकी डेंसिटी दी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप इस कैविटी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर कैविटी है तो आ जाएगा, और नहीं है तो जीरो है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, जरूरी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सीधे फॉर्मूले में रखिएगा, आ जाए। आईटी का क्वेश्चन है, देखें, अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग एन इंटरनल कैविटी वेट 264 ग्राम। ये क्या दिया हुआ है, वो जो कॉपर है वो पूरी बॉडी का वो वेट दिया है एयर में, मतलब एक्चुअल वेट जो है उसका ये है। और
221 ग्राम इन वाटर रीडिंग दे दिया है ना, तो एयर में और वाटर में दे दिया उसने। तो द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज, कैविटी का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, कॉपर की डेंसिटी दी हुई, तो सब गिवन है। अब ये है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सब सीजीएस में और आंसर भी सीजीएस में है, तो सीजीएस में ही कर ले उसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही रख देंगे, सीजीएस में वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होगी, ठीक, वैसे ही कर ले। तो ग्राम में दिया है सब, तो ये फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर ले। तो देखिए ये 264 दिया है एयर में, वाटर की डेंसिटी 1 हो गई, रोएस जो है 8.8 गिवन है, एमडब्ल्यू 221 गिवन है, ये रख दिया वाटर, बस इसे कैलकुलेट कर दिया। cc आ गया, फॉर्मूला बेस्ड। एक और केस वॉल्यूम का मेजर का, टू मेजर मास ऑफ इंप्योरिटी मिक्स्ड इन अ मेटल। एक मेटल में कोई इंप्योरिटी मिला दी गई, जैसे गोल्ड में कॉपर की इंप्योरिटी। अब हमें पता लगाना है कि उसमें कॉपर मिक्स्ड है कि नहीं, पता चल जाएगा। तरीका क्या है, इंप्योरिटी कहने का मतलब है कि उसमें अगर 2 मेटल मिक्स किए गए हैं तो आप सेपरेट कर सकते हो कि इसमें कितना मास इस मेटल का है और कितना मास इस मेटल का। तो उसके लिए आप देखें क्या करेंगे, मान लीजिए ये 2 मेटल मिला के एक बॉडी बनेगी। अब हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें आप देखो कि एज्यूम करते हैं यहाँ पे, जैसे ये V1 वॉल्यूम इसका है एक मेटल का और दूसरा V2, ठीक है, और ये M1 मास और M2 एज्यूम कर रहे हैं, तो मालूम तो है नहीं, फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक। डेंसिटी ρ1 और ρ2 ये मालूम होगा डेंसिटी, कि गोल्ड में कॉपर मिलाया गया है तो कॉपर की डेंसिटी मालूम है, गोल्ड की मालूम, ये गिवन होगा, ठीक है। हमें ये सेपरेट करना है, इसमें से एक फाइंड करना होगा, एक फाइंड कर लेंगे दूसरा आ जाएगा। तो करेंगे क्या, देखिए फिर वही तरीका है। तो इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन, वे द बॉडी फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर, ये जरूर करना। ये बड़ी खास बात है, जितने भी केसेस आ रहे हैं इन्हीं 2 रीडिंग पे पूरा काम चल रहा है, ठीक। तो वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक, ओके। अब यहाँ पे V एक्सटर्नली आप इन 2 रीडिंग से फाइंड कर लोगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये रख दिया, इससे ये वॉल्यूम आ जाएगा, और ये भी आप जानते हैं ये पूरा वॉल्यूम इन दोनों से मिलकर बना है। अब दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम हम यहाँ मास और डेंसिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो ये V1 होगा M1 अपॉन ρ1 और V2 होगा इसका M2 अपॉन ρ2, ठीक। अब देखें, अब यहां से ये डिसाइड करना है, असल में यहां पे 2 अननोन हो गए ना, हमें तो एक फाइंड करना है, तो किसको फाइंड करना है ये गिवन होगा। अब जैसे इंप्योरिटी बोला गया, तो एग्जामिनर बोला इंप्योरिटी कौन सी है। अब गोल्ड में कॉपर की इंप्योरिटी होगी हमारे ख्याल से, कॉपर में गोल्ड की इंप्योरिटी तो बोलते नहीं है। अगर कॉपर में गोल्ड की इंप्योरिटी बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गोल्ड में कॉपर की इंप्योरिटी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये अलग बात है, अब एग्जामिनर किसे इंप्योरिटी बोलता है, इंप्योरिटी बोल दे या बोल दे कि ये गोल्ड और कॉपर बताए इसमें कितना कॉपर है, तो जिसको पूछा जाएगा उसी का तो फॉर्मूला बनेगा। तो जो भी पूछा जा रहा है, मान लें सपोज हम जो है इसको फाइंड करना चाहते हैं, ये V2, ठीक, इसको फाइंड करना है। तो अगर मान लें हमें M2 अगर फाइंड करना है ये वाला मास, तो हमें ये हटाना पड़ेगा, और M1 फाइंड करना है तो ये हटाना पड़ेगा, ठीक। तो वो डिसाइड कर लेते हैं इसमें, देखें वो एक फॉर्मूला बन के आएगा, उससे कोई भी केस हो जाएगा। तो इसमें आप देखें क्या डिसाइडेड है, ये देखें M2 फाइंड करना है, तो M2 फाइंड करने के लिए हम M1 को रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे। टोटल मास हम लोग को मालूम हो चुका है, ये मास इन एयर, ये क्या है, टोटल मास है जो रीडिंग ले चुके हैं हम लोग, और ये टोटल मास है, और इसमें M2 जो है हमें फाइंड करना है M2 रो को, तो रिमेनिंग M1 क्या होगा, टोटल मास माइनस M2, तो ये रख दिया आप देखो। तो अगर टोटल मास में से M2 को हटा दोगे तो क्या बचेगा, M1 होगा, तो ये रख दिया। अब इससे ये हुआ और ये इसको ऐसी, अब इससे एक ही अननोन है M2, अब इसे रीअरेंज करके रिजल्ट बना लिया गया है। तो उसमें रीअरेंज जो है उसमें अब वो मैथमेटिक्स आप देख लीजिएगा, चल रहा है ये सब कुछ नहीं है इसमें, देखने में तो बहुत कुछ लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। तो इसमें ये रीअरेंज किया जा रहा है, इसमें ये वाटर वाला पार्ट, और इसमें देखें ये ρ1 इसके साथ, हाँ M2 ये कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन।
ठीक है, फिर M2 को यहां रोक लेते हैं, उसको इधर लाएंगे, M2 ये हो गया और बाकी ये उधर ले गए पूरा, और फिर Ma और Ma को एक साथ, तो फाइनली M2 इज इक्वल टू, फाइनली इसलिए बोल रहा हूं ना, जब मैं फाइनली बोला करूंगा फॉर्मूला रटना है। ये यार, ये इतना आप कर नहीं पाओगे, वहां पे टाइम लगेगा ना, आप फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी, समझे? तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ये इम्प्योरिटी, अब देखें M2 वो होगा जिसको पूछा जाए, वो M2 मान लीजिएगा और वही इम्प्योरिटी कहलाएगा। अब चाहे इम्प्योरिटी बोल दें चाहे जैसे भी, वही M2 हो जाएगा जिसे फाइंड करना है, इसमें रख देंगे। अब देखो रीडिंग में क्या आएगा, मास इन एयर एंड मास इन वाटर, वो तौल लिया स्प्रिंग बैलेंस से, और बाकी तो डेंसिटी सब गिवन है। टू मेजर पॉइंट फोर्स, ये देखें, हाँ ठीक है, ये तो एक केस हो गया। अब ये अलग आ रहा है, ये टू मेजर पॉइंट फोर्स कब, इफ द बॉडी फ्लोट्स ऑन द लिक्विड। देखें ये केस जानते हैं क्या है, अभी पॉइंट फोर्स के मेजरमेंट की केस चल रहा था, तो अभी पॉइंट फोर्स हम लोगों ने निकालना सीखा कैसे, दो स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, ठीक है, मतलब दो केसेस, स्प्रिंग बैलेंस के दो केसेस। एक जो है पहले लिया हम लोगों ने क्या, एयर में और फिर वाटर में, तो स्प्रिंग बैलेंस वैसे हैंग कर दिया जाता है बॉडी को। अच्छा, चूंकि वो सिंक कर जाती है तो चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो फ्लोट करती तो वो स्प्रिंग बैलेंस में जब आप बॉडी को हैंग करोगे तो जब तक वो स्ट्रेच नहीं होगी तो रीडिंग कैसे आएगी, पॉइंटर चलेगा कैसे, पॉइंटर जो जब स्ट्रेच होगा तब ना रीडिंग आएगी। तो इसमें स्ट्रेच होना जरूरी है, तो डूबना जरूरी है बॉडी का। अगर बॉडी डूबेगी नहीं तो स्ट्रेच कैसे होगा, रीडिंग कैसे आएगी? और अगर बॉडी फ्लोटिंग हो तो डूबेगी नहीं, तो उसको कैसे करेंगे? तो फिर स्प्रिंग इधर नहीं इधर होना चाहिए। तो उसमें जानते हैं वेइंग मशीन यूज कर लेते हैं, मतलब स्प्रिंग नीचे लगा लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंग अगर नीचे लगाएंगे तो बॉडी अगर ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी फ्लोटिंग बॉडी की, तो स्ट्रेच हो जाएगी या कंप्रेस हो जाए, जैसे भी रीडिंग आना है। तो उसी पे है बेस। या ऐसे केसेस में कैसे हैंडल करते हैं कि इसको तो देखें कि टू मेजर पॉइंट फोर्स, if the body floats on the liquid, it is tied to the bottom of a container with a spring balance। इसे ऐसे कर लेते हैं कि उसमें क्या करते हैं, कंटेनर के बॉटम से इसको बांध दिया स्प्रिंग को ऐसे, ठीक, और ये रीडिंग ले ली। अब ये जो रीडिंग आ रही है इस समय, ये फर्क पड़ेगा इसमें, ये पहले इसका वेट जो भी आ रहा होगा यहाँ पे रीडिंग पे, अब फर्क पड़ेगा जैसे इसमें लिक्विड भरेंगे ये ऊपर जाए पॉइंट फोर्स के कारण, तो अब नई रीडिंग आ जाएगी, ठीक। अब देखिए ये जो रीडिंग आ रही है इसे आप मेजर कर लो, तो होगा क्या, जब फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करें तो इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे भाई। ये जब ऊपर गया है तो ये स्पष्ट है कि पॉइंट फोर्स आ रहा होगा, इस पे वही ले जा रहा है, और एक लग रहा होगा वेट, है ना, और एक टी स्ट्रेच हुआ ना, तो ये टी। तो इससे जो है आप देखो लिख सकते हो U इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू, पॉइंट फोर्स आया भाई। टी जो है ये रीडिंग हो गई, और डब्ल्यू क्या हो गया, वेट। और वेट आप चाहते हो तो शुरू वाली रीडिंग जो थी, जब पानी नहीं भरा था तो क्या ले रहा था, वेट ले रहा था, एयर में वो वेट आ गया, तो वेट आप पहले से ले चुके हैं, और ये जो रीडिंग ले रहे हैं टी आ गया, तो ये दोनों को जोड़ के यू आ जाएगा। तो ये भी तरीका है यू फाइंड करने का, एक पॉइंट फोर्स ही तो फाइंड करना है, फिर तो तरीका वही हो जाएगा, सब फॉर्मूले में रख के आप फाइंड कर लो। ठीक है, एक चीज और, एक पुल और है उसमें यह है कि मान ले जैसे बॉडी को हम उसमें छोड़ नहीं रहे हैं, कि जैसे मान लो सिंक कर रही है या फ्लोट कर रही है, कुछ भी हो, हम वैसी पॉइंट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो एक तरीका और होता है, उसमें क्या करें, पूरे कंटेनर को स्प्रिंग बैलेंस पे रखते हैं, इसमें लिक्विड समेत। अब इसका वेट ले लें, अब इस समय वेट जो आ रहा होगा कंटेनर का आ रहा होगा, ठीक, हमें इससे मतलब नहीं है इस वेट से, लेकिन ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें जिस बॉडी को आपको जिसमें पॉइंट फोर्स निकालना है उसे क्या करो, इसमें डुबो और होल्ड किए रहो। होल्ड करना मतलब आप ऐसे पकड़ सकते हैं, या किसी रॉड से उसे पकड़ के, या किसी भी तरीके से वायर से ऐसे बांध के उसे अंदर डुबा सकते हैं, ऐसे उसे पकड़े रहे ऐसे। तो उसमें ये होगा कि आप जैसे ही इसे डुबोगे यहाँ पे, तो उसमें ये होगा कि ये तुरंत इस पे पॉइंट फोर्स लगाएगा लिक्विड, है ना, तो लिक्विड पॉइंट फोर्स लगाएगा ऐसे, तो एक हैपनिंग होगी, जैसे ही आप डुबोगे पॉइंट फोर्स लगेगा, तो एक इसका रिएक्शन आएगा नीचे, और तुरंत ये स्प्रिंग बैलेंस
ये मतलब तब जाएगा इस पे रीडिंग आ जाएगी। क्यों हुआ ऐसा आप बता सकते हो? कि जैसे ही इसको डुबोया गया, इससे बाइंड फोर्स आने से ये नीचे दबाव जो बना, ये क्यों बनता है? एक्शन रिएक्शन। याद है आपको, मैं जब पढ़ा रहा था आपको वो वेइंग मशीन पे रीडिंग की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे रीडिंग 70 kg आ रही है, और अगर मैं यहाँ पे इसे पुश करूँ ऊपर तो रीडिंग बढ़ जाएगी, है ना? तो ये जो मैं पुश कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, इसका रिएक्शन है वो। तो 70 से मान लें 100 हो गया, तो 30 kg से मैं पुश कर रहा हूँ। यही चीज तो है। ये लिक्विड जो है, लिक्विड एक वेइंग मशीन पर रखा हुआ था, और जैसे ही आपने इस बॉडी को डुबोया तो उसका नेचुरल टेंडेंसी है वो इसे ऊपर धकेलेगा, पुश करेगा, और अगर ये पुश करेगा तो उसका रिएक्शन नीचे आएगा। तो जितना ये पुश करेगा ऊपर की तरफ, उतना ही रिएक्शन नीचे आएगा। तो ये रीडिंग बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? इस U के बराबर बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे रीडिंग जो आएगी वो W + U। तो अब ये जो डिफरेंस है ये क्या है? बाइंड फोर्स। तो आप पहले ये वेट ले लो, ये ले लो, और फिर बाद की रीडिंग ले लो, डिफरेंस कर लो, बाइंड फोर्स आ जाएगा। ये तो चाहिए था। तो ये भी तरीका होता है बाइंड फोर्स निकालने का। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म। ठीक है, वही बात है ये। A uniform cylinder of length L and mass M having cross-sectional area A suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring। ये इसमें ये हुआ है, एक सिलेंडर है, उसे ऐसे हैंग कर रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस से, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया और लेंथ उसका दिया है, ठीक है, और वर्टिकल है वो सिलेंडर, और स्प्रिंग बैलेंस से बता हुआ है इट इज हाफ सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब यह है कि उसका आधा पार्ट जो है वो लिक्विड में सबमर्ज है और आधा बाहर है, ऐसे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द एक्सटेंशन एक्स नॉट ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं एक्सटेंशन बताओ स्प्रिंग में कितना होगा। मैं सिचुएशन दिखाता हूँ आपको, पहले ऑप्शंस आप देख लो, इसी में से कोई आंसर है एक्स नॉट, ठीक है। इसी फॉर्म में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। देखिए है क्या, इसमें ये कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग बैलेंस से एक सिलेंडर बना हुआ है, गिवन क्वांटिटी क्या क्या है इसमें, कह रहे हैं इसका आधा पार्ट जो है, आधा पोर्शन जो है लिक्विड में डिप्ट है, ठीक। अब ये देखें इसका वेट mg, ये भी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इसका, वो भी मार्क कर लिया हमने, वेट लग रहा होगा इसमें। और आप जानते हो यहाँ से लिक्विड में जितना पार्ट डिप्ट है उसका बाइंड फोर्स होगा, ये फोर्स लग रहे हैं। और आप देखो ये चूंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही होगी तो एक टी फोर्स भी आएगा, और टी का संबंध एक्स नॉट से होगा। असल में ये एक्स नॉट ही पूछा जा रहा है हमसे कि बताएं इस सिचुएशन में स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है। केस सिंपल सा है, बॉडी को पानी में भी डिप कर दिया गया है, मतलब लिक्विड में भी डिप कर दिया गया है, उससे बाइंड फोर्स भी आ गया है, एक वेट इसका रहेगा ही और टी रहेगा ही, और ये सारे फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना होगा, फोर्स बैलेंस करके एक्स नॉट फाइंड कर लेना होगा, इतना ही तो होगा। और इसमें डेंसिटी डिफाइंड है इसकी, सिग्मा, तो ये कह रहे हैं एक्स नॉट बताओ। तो ये बनाया, आप क्या करें, आप फोर्स को बैलेंस कर लें, ये तो करेंगे, अपने आप आ जाएगा अननोन। तो ये होगा, ये एरिया ए डिफाइन करते हुए देखें टी प्लस यू, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस कर लो, टी प्लस यू इज इक्वल टू एम जी। अब जैसे रखते हैं सब, टी कितना होगा कि एक्स नॉट, और ये कैसे रखा गया यू देखें, यू जो होगा इतने पार्ट का जो बाइंड फोर्स, मतलब डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट, तो बाइंड फोर्स, तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा L/2 इंटू सिग्मा, ठीक। इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, मास सॉरी L/2 इंटू ए, L/2 इंटू ए इज दी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया लिक्विड डिस्प्लेस, और सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हो गया, है ना। तो वही है कि यहाँ पे रख दिया वो, तो ये L/2 इंटू ए इज दी वॉल्यूम, और सिग्मा ये मास हो गया, और जी से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा वेट आ गया, मतलब बाइंड फोर्स आ गया, ये बाइंड फोर्स हो गया। और m तो दिया ही है तो m ऐसे ही रहने दें। अब इसमें आपको सिर्फ एक्स नॉट निकाल लेना एक्सप्रेशन, और कुछ तो एक्स नॉट फाइंड करने आप देखो ये कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, ये है, इसको इधर ले गए, ठीक है, और डिफरेंस किया। बाकी जानते हैं m के टर्म्स में आ रहा है, यहाँ एम जी कॉमन लिया गया है, एम जी आप कॉमन लोगे तो जिससे आप कॉमन लेते हो उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ एम जी से डिवाइड करेंगे तो जी कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा। तो असल में एक्सप्रेशन जैसा दिया वैसे इस फॉर्म में ला रहे हैं, और फिर k को उधर ले जाना है। तो फाइनली ये देखें k से यहाँ डिवाइड किया और ये एक्सप्रेशन, यही आंसर होगा।